हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फिर हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं वर्क डन, फिर इंटरनल एनर्जी। उसके बाद का जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र और थर्मल स्केल। ठीक है, इन सभी टॉपिक से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा हर बार नीट एग्ज़ाम में आते हैं। काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले बेटा देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। फटाफट सुनिए, रिवाइज करिए। दूसरा क्या हम पढ़ने वाले हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तीसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले, आइसोकोरिक प्रोसेस। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सबके कमेंट देखेंगे और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल साथ में लेकर देखेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। छोटा छोटा पॉइंट ये जान लेते हैं कि इसमें क्या खासियत होगी, इसमें क्या होगी, इसमें क्या। ओके, तो जो पहला पॉइंट है इसमें आइसोथर्मल, आपको मालूम है कि इस केस में बेटा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता। आइडियाबैटिक में आपको हीट एक्सचेंज बेटा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जो आइसोबारिक प्रोसेस उसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा उसमें वॉल्यूम बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक मतलब है इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस होंगे, तो इसको जब अभी हम पढ़ने वाले हैं वहीं पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला पॉइंट लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सबको मालूम है, यस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो इक्वेशन आएगी, स्टेट इक्वेशन, वो क्या आएगी, पीवी इक्वल टू बेटा क्या, कांस्टेंट। और इससे आप बना सकते हो फॉर्मूला न्यूमेरिकल, यहाँ से भी बनता है फॉर्मूले बेस्ड। P1 V1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ P2 V2। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए बात क्या होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आ जाए। क्या पूछेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो अच्छे से, हीट कैपेसिटी। और दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, दोनों नाम समझ गए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। दोनों के रिजल्ट पहले याद कर लो, फिर कैसे रिजल्ट आए वो भी मैं बताता हूँ। ये बेटा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आप कहेंगे कैसे, पहले तो याद कर लेना है आपको कि जो ये दोनों कमेंट हैं ये किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट। आप कहेंगे कैसे होती है, तो देखो मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ। C इक्वल टू बेटा होता है Q बाई M डेल्टा T, ये है स्पेसिफिक हीट। और दूसरा फॉर्मूला में लिखता हूँ Q अपान N डेल्टा T। ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आप जानते होंगे। तो अगर अब हम बात करें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख लो पहले अच्छे से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको मालूम है टेम्परेचर चेंज क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो ज़रा सोचो कि यहाँ पर टेम्परेचर जीरो रख दो, यहाँ टेम्परेचर जीरो रख दो, तो जीरो से जब डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट। यहाँ भी डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट। समझ गए ना आप लोग कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो चाहे मोलर हीट कैपेसिटी हो, दोनों इस केस में क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये भी बहुत पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छे समझिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपको याद भी होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इससे क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आता है, मैं बताऊंगा आगे। तो डेल्टा यू इसको कहते हैं, ये बेटा क्या होता है, जीरो होता है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि यू यहाँ पर कांस्टेंट होगा। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, और क्यों कांस्टेंट होगी, क्यों होगी, क्योंकि टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट होता है। और आपको मालूम है इंटरनल एनर्जी किससे डिसाइड होती है, टेम्परेचर से।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो उसका एक्सचेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो गया होगा। यहीं पर एक पॉइंट और सुन लीजिए, फिर आगे मैं बात करूं। वर्क डन का फॉर्मूला पूछा जाता, क्या बेटा, वर्क डन। तो क्या होगा फॉर्मूला, 2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। याद हो जाएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। तो पहला ग्राफ हम लोग देखेंगे पीवी ग्राफ। देखिए पीवी ग्राफ क्या होता है बेटा, तो पहला तो रिजल्ट याद कर लो कैसा बनता है। आपको मालूम है रेक्टेंगुलर बनता है बेटा, कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। क्लियर। तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके से, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर tan थीटा की, तो आपको मालूम है कि जो स्लोप है उसको किससे दिखा जाता है बेटा, tan थीटा से। और जो tan थीटा यहाँ पर होगा उसको मैं लिखूंगा क्या, dp बाई dv, मतलब dy बाई dx। ओके। कैसा है, निगेटिव स्लोप होगा। y एक्सिस पे क्या है बेटा, p है, और x एक्सिस पे क्या है, v है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। स्लोप अगर ज़रूरत पड़े, और एक और अच्छे से जान लीजिए कि अगर मान लो हमें p ना दिया हो, केवल v के फॉर्म में चाहिए, तो ये भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। pv इक्वल टू क्या होता है, nRT। ओके। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ रख दो वैल्यू, तो क्या निकल के आएगा, tan थीटा nRT बाई क्या होगा, अब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, v स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से एक रिलेशन अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि nRT बेटा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो आपका जो फॉर्मूला निकलेगा वो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान क्या होगा, v स्क्वायर। देख लो अच्छे से। अब यहाँ से एक इक्वेशन इस तरीके से तैयार हो सकती है, अगर न्यूमेरिकल बनता है tan थीटा 1 अपान tan थीटा 2 इक्वल टू v2 बाई v1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके। इसका यूज़ कैसे करोगे, इसके लिए देखो मैं ग्राफ बताता हूँ। ऐसे जैसे ये देखो दिया हुआ है, ये बेटा प्रेशर है, ये क्या है, वॉल्यूम है, और आपको केवल इतना बताया गया क्वेश्चन में, ये v1 बता दिया गया और आपको v2 बता दिया गया। तब केस में ये यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ प्रेशर आपको नहीं गिवन है। लेकिन अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिया हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, p अपान क्या, v। क्लियर। अब आगे देखो, और यहाँ पर हमें क्या समझने वाली बात है, जैसे ये देखो एक ग्राफ और अच्छे से लेता हूँ। ये क्वेश्चन सीधे आएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो P और V क्या दिया होगा, कई ग्राफ दिए होंगे, ये एक दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया, अलग अलग टेम्परेचर पे। जैसे सपोज ये T1 टेम्परेचर बनाया गया है, ये T2 पे ड्रा किया गया, ये T3 पे। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है और कौन सा लेसर है, तो ये रिलेशन पूछेगा। तो जितना ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हैं T1 से बड़ा T2 होगा और T2 से बड़ा कौन होगा, T3। याद रहेगा। चलो इस तरीके से मैं बता देता हूँ। मान लिया कि मैंने इस जो ग्राफ बनाया था वो कितने पे बनाया था, 290 केल्विन पे, 290 पे। तो पक्का ही इसका 290 तो नहीं हो सकता, इससे एबव ही होगा। मान लिया कितना, 310। तो इसका इससे एबव ही होगा, कितना होगा, 325 के। तो आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे बेटा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा वैसे वैसे उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। और कुछ ग्राफ देख लेते हैं फटाफट। देखिए जैसे दिया हुआ दूसरा ग्राफ देते हैं, सेकंड वीटी ग्राफ। कैसा, वीटी। तो देखो फटे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे ग्राफ आ सकते हैं। ये वी दिया है बेटा, ये टी दिया। क्लियर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो सीधा ग्राफ होगा, और सीधा ग्राफ होगा तो पक्का स्लोप जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। याद रहेगा ना अच्छे से। दूसरा देखिए अगला ग्राफ अगर हम बताते हैं, कौन सा, कि पीटी ग्राफ दिया हो। पीटी देखो बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ बेटा P है, यहाँ पर क्या है, T है। आपको मालूम है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो लाइन कैसे बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। और सीधी लाइन अगर होगी तो इसका स्लोप हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कैसा बेटा होगा, इनफाइनाइट। तो ये दो ग्राफ भी आपको याद हो गए होंगे कि वीटी ग्राफ भी इनफाइनाइट होगा और पीटी ग्राफ भी कैसा होगा, इनफाइनाइट। अब बेटा दूसरा प्रोसेस देखिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस का पहला कमेंट देखिए क्या है, पहला पॉइंट ये है
कि रैपिड चेंज होगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, मतलब उसका वॉल्यूम अचानक बढ़ जाएगा और उसका वॉल्यूम अचानक घट जाएगा। तो देखिए क्या पहला पॉइंट याद करिएगा, रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, अचानक वर्ड यूज़ किया जाए, समझ जाना कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो पूछा जाता है, आ भी चुका है एक बार नीट में, कि नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट इनटू आर आउट ऑफ अ सिस्टम, मतलब ना तो सिस्टम में एनर्जी जाएगी ना एनर्जी उससे बाहर आएगी। ठीक है, तो नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में ना तो एनर्जी जा सकती है ना सिस्टम से बाहर एनर्जी आ सकती है ना। तो अगर नो एक्सचेंज कहा जाए तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा बेटा क्या होगा, जीरो होगा। अगर ऐसा कहता है तो प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबेटिक। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो याद करना है आपको, स्टेट इक्वेशन। यह इक्वेशन स्टेट, देखो इक्वेशन स्टेट पहली याद करनी है, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये तीन फॉर्मूले आपको याद ही रखना है आपको अच्छे से। दूसरा जो फॉर्मूला बेटा होगा टी वी गामा -1 पावर में है इक्वल टू बेटा क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर, टी गामा पी 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। इससे फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। अब ऐसे बना लेंगे ना सारे फॉर्मूले, जैसे ये बनाओगे क्या बनेगा, T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। इस तरीके सारे डायग्राम तैयार कर लेना। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आते हैं, अभी न्यूमेरिकल की बातें भी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा पॉइंट है मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे पीछे हमने पढ़ा था वहाँ मैंने इनफाइनाइट बताया था, यहाँ बेटा क्या होता है, जीरो होता। क्या होगा, जीरो। क्या होगा बेटा, जीरो। क्यों जीरो होगा उसका रीज़न देख लो दोबारा, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी है, ये स्पेसिफिक हीट है। तो बोलो जब ये जीरो होगा और इसे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जीरो मिलेगा। और दूसरा जो मोलर स्पेसिफिक हीट था उसको मैंने बताया था एन डेल्टा टी लिखते हैं, तो बोलो जीरो बाई एम डेल्टा टी करोगे एन, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो ये भी याद हो गया होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो इस केस में बेटा वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब हम ग्राफ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ग्राफ की। ठीक, तो ग्राफ में पहला देखिए क्या हम देखेंगे, पीवी ग्राफ। क्या बेटा देखेंगे, पीवी ग्राफ। बिल्कुल सेम आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ही होगा। ये पी है, ये आपका वी दिया तो ऐसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ भी बनेगा, बट अंतर है यहाँ पर स्लोप जो है पिछले वाले केस से ज़्यादा होगा, है ना, ग्रेटर रहता है। बाकी कोई अंतर नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल देखो सेम टू सेम है, बस यहाँ गामा से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। और अगर हम बात करें इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि स्लोप जो है किस केस का, एडियाबेटिक का, और यहाँ पर ये गामा अलग कर लेते हैं और इसको ये लिख लेते हैं पी बाई वी। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, स्लोप जो एडियाबेटिक का होगा वो गामा इंटू स्लोप किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। देखो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि जो स्लोप एडियाबेटिक प्रोसेस का होगा वो स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस से गामा टाइम्स ग्रेटर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस से ग्रेटर रहेगा। जैसे देखो डायग्राम में ये दो ग्राफ हम बताते हैं आपको। पहला ग्राफ ये लेते हैं पीवी। जैसे मान लो हमने दो ग्राफ बना लिए, जैसे ये सपोज एक मैंने बना लिया और एक मैंने ये बना लिया। अब अगर आपसे पूछता है कि इन दोनों ग्राफ का नाम बताइए कि कौन सा इसमें आइडियाबेटिक है और कौन सा इसमें आइसोथर्मल है। ठीक है, तो देखो इसका स्लोप बेटा कम है और इसका स्लोप देखो क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका स्लोप कम होगा वो कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस का, और जिसका ज़्यादा होगा उसे क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप। क्लियर।
देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आता है और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दिखाएंगे भी। क्या क्वेश्चन रहता है कि दो स्लोप बने रहते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्लोप बेटा ये बना हुआ है और एक स्लोप ये बना हुआ। इस स्लोप की क्या खासियत देखिए, ये इस पॉइंट का जो वॉल्यूम दिया था ये v दिया था और मान लिया इन पॉइंट का जो वॉल्यूम है बेटा कितना दिया है 2v दिया। तो अगर हमसे यहाँ पर बात करें इन स्लोप के नेम कि किस में आइडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल क्या, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बेटा क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगा और ये किसके लिए होगा आइडियाबैटिक। क्लियर। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो आइडियाबैटिक, जिसका स्लोप कम होगा वो क्या होगा आइसोथर्मल। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ये किस केस की बात मैंने किया है, ये एक्सपेंशन के केस में मैंने बात किया, एक्सपेंशन है ना। दूसरा पॉइंट पर देख लो फिर हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये देखो ये दूसरा केस हमने लिया कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेशन के केस में ऐसा बनेगा, ये देखिए v से अगर ये 2v से में v आ गया, ये कंप्रेशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये याद होना चाहिए। ये कौन सा केस है बेटा, इसको मैं कहूँगा कंप्रेशन, ठीक। इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा था तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऊपर शिफ्ट हो गया और आइडियाबैटिक बेटा कहाँ हो गया नीचे। लेकिन जब कंप्रेशन होगा तो आइडियाबैटिक ऊपर चला जाएगा और आइसोथर्मल नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक वर्कडन का क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, फिर भी अगर आप जानते हैं तो समझ सकते हैं। इस केस में वर्कडन बेटा किसका ज़्यादा होगा आइसोथर्मल का, और इस केस में देखिए आइडियाबैटिक से। और अगर हम इसकी बात करें, यही बता दे रहा हूँ, दोबारा रिवाइज कराऊंगा वर्कडन में तो आप समझिएगा दोबारा। इस केस में आइडियाबैटिक का वर्कडन ज़्यादा होगा किससे आइसोथर्मल। तो जिन बच्चों को ये पॉइंट आता है वो समझ सकते हैं वर्कडन निकालते हैं कैसे, ग्राफ से निकालते हैं। देखो इसमें ग्राफ का एरिया बेटा ये होगा अगर आप कवर करेंगे, ठीक है। तो आइडियाबैटिक का देखो एरिया कम है और आइसोथर्मल का एरिया ज़्यादा होगा, ऊपर से कवर करोगे। इस केस में देखो उल्टा हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस का एरिया यहाँ कम हो जाएगा और आइडियाबैटिक का ज़्यादा। और आपको मालूम है वर्कडन का जो फॉर्मूला बेटा होता है वो होता है किसके, पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा, है ना। पीवी ग्राफ का जो भी एरिया होता है उससे कंपेयर किया जाता है। तो आपको क्लियर मालूम है इस केस में एरिया किसका ज़्यादा होगा आइसोथर्मल का, इस केस में किसका ज़्यादा होगा आइडियाबैटिक का। इसलिए क्वेश्चन यहाँ बनता है, उसकी बातें भी आगे करेंगे। देखिए कुछ और ग्राफ देख लीजिए, जैसे वीटी ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा देख लो, बस याद करना है आपको। ये वी है बेटा, टी है, तो ये बिल्कुल वैसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। लेकिन अगर पीटी ग्राफ है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग बनता है। देखो P और T, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और जो वर्कडन का फॉर्मूला होगा वो जान लीजिए आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। तो आप बताओगे P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपान 1 माइनस गामा, और लिख सकते हैं NR T फाइनल माइनस T इनिशियल और अपान 1 माइनस गामा, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इनिशियल के फॉर्म में इसको अगर ऐसे लिखेंगे P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल, तो इसको आप लिख सकते हैं गामा माइनस 1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं NR T इनिशियल T फाइनल और अपान क्या बेटा होगा गामा माइनस 1। तो जिस फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आपको मालूम है V बेटा क्या होता है कांस्टेंट। फटाफट देखिए फिर न्यूमेरिकल करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो होगा वो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा T, और इससे फॉर्मूला आप बना सकते हैं P बाई टी इक्वल टू क्या बेटा कांस्टेंट। सारे फॉर्मूले देखते जाइए। और नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा P1 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान T2, ठीक है। ग्राफ कैसा बनने वाला है, पीवी या पीटी ग्राफ, क्योंकि वी तो कांस्टेंट ही है। पीटी ग्राफ जो बनेगा बेटा देखो ये है पी और ये है टी, तो इस तरीके से लीनियर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें वीटी ग्राफ किस तरीके से होगा, देखो ये बेटा आपका क्या है वी, ये क्या है टी। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीधा बनेगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो वर्कडन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। वर्कडन बेटा क्या होगा 0 होगा। आगे जब हम थर्मोडायनेमिक वर्कडन की बात करेंगे तो उसमें इसकी बात भी होगी, ठीक है। तो एक प्रोसेस और देख लेते हैं, कौन सा, आइसोकोरिक
बारीक प्रोसेस। देखो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोबारिक में आपको याद हो गया होगा पी बेटा यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक जिसे हिंदी में समदाबी कहते हैं ना, तो पी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। इससे हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूला आपको मालूम हो गया कि वी प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या होगा, टी होगा। और इससे हम लिख सकते हैं वी बाई टी इक्वल टू क्या, तो आप कहेंगे कांस्टेंट। और इससे फॉर्मूला आप बनाएंगे वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ कैसा बनेगा वो भी देख लो, बहुत सिंपल से हैं। अभी देखिए क्वेश्चन बड़े आराम से आप लगाने वाले हो। ये बेटा किसके किसके बीच में, P और V के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये सीधा बनेगा। आपको पता है P कांस्टेंट है तो ये सीधी लाइन आएगी। अगर आप कहते हो कि सर ग्राफ हम VT के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो लीनियर होगा, ऐसे बनेगा। क्लियर, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो पॉइंट हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये भी देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्लू एक क्वेश्चन आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है गामा अपान गामा माइनस वन। ओके, और दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ बनता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू। ये बेटा किसके वैल्यू के बराबर, गामा के ही बराबर होता। किसके बराबर होता, गामा। आप कहेंगे गामा क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट है जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से फाइंड आउट करोगे, एफ प्लस टू बाई एफ। चाहे ऐसे लिखा हो और या ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब एक है, वन प्लस टू बाई एफ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एफ का मतलब यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस के लिए इसकी 3 होगी, डायटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। आगे इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। इसमें क्या होता है, देखो पहला फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, क्या फॉर्मूला होगा, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर अपान 1 माइनस एन। एन कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में जो v की पावर होगी उसी को हम n कहेंगे। इस पे भी न्यूमेरिकल अभी हम लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इधर मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस और इधर बात करेंगे n। ठीक, तो जैसे मान लो पहला पॉइंट लेते हैं p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर p इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाना है तो आपको क्लियर पता है n की वैल्यू बेटा कितना लिखोगे, 0। जैसे n की वैल्यू 0 लोगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। इसे कहते हैं पॉलीट्रॉपिक, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस फाइंड आउट किए जा सकें। जैसे दूसरा देखो, अगर हमसे कहा जाए v कांस्टेंट लाना है, इसमें v क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है, तो ये क्लियर हो गया कि n की वैल्यू बेटा क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दोगे तो p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, इससे पहचान होता है कि n बराबर अगर 0 हो तो इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, n इक्वल टू इनफाइनाइट हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। और अगर हम बात करते हैं t इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाना है, आपको पता है t किस में कॉन्स्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। उस केस में जो वैल्यू बेटा n की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, इसे पहचान करके आप निकाल सकते हो। और फोर्थ पॉइंट जो होता है वो भी देख लीजिए। फोर्थ पॉइंट का मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू 0 कहाँ एक्सचेंज होगा, 0 होता है। तो आपने अभी पढ़ा था एडियाबेटिक प्रोसेस में, उस केस में n की वैल्यू क्या होगी, गामा होगी। आपको याद होगा मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिखाया था ना। हाँ, तो बोलो गामा, यहाँ n की वैल्यू क्या मैंने ले ली, 1। तो आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना कि अगर n की वैल्यू गामा है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, n की वैल्यू 1 है तो वो आइसोथर्मिक प्रोसेस होगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वो आइसोकोरिक होगा, और अगर n की वैल्यू बेटा क्या है, कितना है, 0 है, तो वो आइसोबारिक प्रोसेस होगा। n की वैल्यू अगर गामा है तो इसे क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। n की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर n की वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्क डन होता है आइसोबारिक प्रोसेस का, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद वर्क डन किसका होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का। ओके, उसके बाद किसका होगा, तो आपको मालूम है एडियाबेटिक प्रोसेस का होगा। किसका होगा बेटा, एडियाबेटिक। सबसे कम अगर होगा तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस का होगा। याद हो गया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखो, कुछ फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला आता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, जानते हो ना, मेयर रिलेशन।
इसमें गामा का मतलब है Cp बाई Cv, ठीक है। अब ये Cp और Cv हैं क्या, इनको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अच्छे से याद रहेगा। तो Cp और Cv दोनों को, इसको कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलोगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका अपना इंडिविजुअल फॉर्मूला भी है। Cv इक्वल टू होता है बेटा R अपान गामा माइनस 1। और इसे अच्छे से अगर ऐसा चाहो तो याद कर सकते हो कि अगर हम बात करें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F/2 इंटू R, ठीक है। और जो Cp होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा R बाई गामा माइनस 1। और इसका ट्रिक वाला फॉर्मूला जो होता है बेटा ये होगा, क्या होगा आप कहेंगे, तो आप कहेंगे F+2/2 इंटू R। F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। F का मतलब क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे देख लो, देखिए अगर मैं बात करूं मोनोटॉमिक की, किसकी बात करूं, मोनो के लिए F की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो आपको पता है कि Cv और Cp की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। मैंने क्या लिखा है अभी मैंने बताया था कि Cv चाहिए तो F/2, F मतलब कितना, 3/2 इंटू R। देखो Cv आ गया। Cp चाहिए तो मैंने कहा कि F+2 मतलब देखो F में +2 कर दो तो क्या कहोगे, 3 + 2 करोगे तो 5/2 आ जाएगा। देखो निकल आया कि नहीं निकल आया। मैंने किससे निकाला, मैं दोबारा बता देता हूँ। Cv का फॉर्मूला बेटा F/2 इंटू R होता है और Cp की वैल्यू जो होती है वो F+2/2 इंटू R, और डायरेक्ट निकालने का तरीका है, ठीक है। F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो देख लो डायटोमिक के लिए, डायटोमिक की वैल्यू बेटा इसकी 5 होती है। तो देखो अब यहाँ वैल्यू रखें तो Cv अगर इस केस में पूछोगे तो 5/2 इंटू R कहोगे, और 2 बढ़ा दीजिए तो Cp निकल आएगा, क्या कहोगे, 7/2 इंटू R। डायरेक्ट फॉर्मूले आप निकाल सकते हो बहुत मस्त तरीके से, ठीक है। अब अगर बात करें पॉली, वैसे 2 ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, मोनो और डाई। मान लो बाई चांस से क्वेश्चन बन जाए कि पॉलीटॉमिक केस में क्या कहोगे, तो पॉली में 2 आते हैं। ऐसे जिनका स्ट्रक्चर लीनियर हो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 5 होगा, जैसे CO2 की बात कर लेते हैं। और ऐसा जिसका नॉन लीनियर हो, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर ना हो, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी, जैसे अमोनिया की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि ये पॉलीटॉमिक गैसों के लिए हम बात केवल करेंगे मोनो और डाया, और ये फॉर्मूला आप याद रखना। अगर आप भूल जाते हो तो आप ये यहाँ से भी निकाल सकते हो। Cv इक्वल टू क्या होता है, तो आपको मालूम है R अपान गामा माइनस 1, और Cp की वैल्यू बेटा क्या होती है, गामा R बाई गामा माइनस 1। इससे भी निकाल सकते हो। आप कहोगे गामा कैसे मैं लाऊंगा, तो गामा के लिए भी नहीं अभी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम +2/f, इससे निकाल सकते हो। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1 + 2/f। कहीं कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम को n लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर n के फॉर्म में लिखा हो तो आप ऐसे लिख लेना, क्या है ये, n बन जाएगा 2/n, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ग्राफ में बता देता हूँ ऐसा जिसमें सारे ग्राफ आ जाएं। जैसे देखो, ठीक है, ये बेटा क्या है, P है, ये क्या है, V। एक क्वेश्चन आ चुका है, आपको मालूम है, अभी 20 में पूछा गया था, 20 या 21 में पूछा गया था क्वेश्चन ऐसा। देखिए ये लाइन अगर मैं खींचता हूँ तो आपको पता हो गया प्रेशर बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये कौन सा ग्राफ कहलाएगा, तो आप कहोगे सर ये होगा आइसोबारिक। अच्छे समझ लेना, लास्ट पॉइंट है, फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ इस तरीके, सीधी लाइन ड्रा करता हूँ इस तरीके से, ओके, बोलो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको कौन सा प्रोसेस नाम दोगे, कहोगे सर ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बारी कि अगर मैं ये बनाता हूँ, देखिए ऐसा कुछ ग्राफ बनाता हूँ एक, और एक ग्राफ में ऐसा बनाता हूँ। आप कहोगे इसका क्या नाम दिया जाए। देखो ये वाला स्लोप बेटा कम है, ये वाला स्लोप ज़्यादा है। मैंने अभी बताया जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा, याद आ रहा होगा, और जिसका स्लोप कम होगा वो क्या होगा, आइसोबारिक होगा, क्लियर। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे नंबरिंग कर देगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या कहोगे, तो 1 को नाम दे देंगे, 2 को नाम दे देंगे, 3 को नाम दे देंगे, 4 और एक ऑप्शन बना देंगे। आपको क्लियर पता चल गया ना कि पहला वाला जो मैंने बताया कौन सा बताया, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। दूसरा वाला कौन सा, देख के बताना, ये क्या है, आइसोबारिक है बेटा, ये क्या है, आइसोथर्मल है ना, गलत लिख गया था। तो ये कौन सा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस,
ये थर्ड क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस, और लास्ट ये क्या है, तो आप कहोगे आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर। फॉर्मूलों को मैंने सारा रिवीजन कर दिया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल बनेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज। ऑप्शन देखो, पहला क्या दिया है 0, दूसरा ऑप्शन 3/2R, अगला ऑप्शन दिया 5/2R, नेक्स्ट दिया इनफाइनाइट। अब देखो मैंने अभी आपको समझाया है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, देखो स्पेसिफिक हीट मैंने अभी आपको समझाया था कि सी का जो फॉर्मूला बेटा होगा डेल्टा क्यू बाई, अब स्पेसिफिक कोई नाम तो नहीं दिया तो कोई भी ले लो, एम डेल्टा टी लें, या आप लेना चाहो तो मोलर भी देख सकते हो, एन डेल्टा टी। मैंने अभी समझाया कि डेल्टा टी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा क्या होता है 0, जब 0 होगा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। क्लियर, याद आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, मैंने लिया है इसीलिए, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। और क्या ऑप्शन होगा, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। क्लियर, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेस, विच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट इन द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैसेस। देखिए ग्राफ बना हुआ है, मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर आप फिर से क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ऐसे बना हुआ है बेटा, ये है P, ये है V, ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। ऐसे बना हुआ इस तरीके से, यहाँ पर वॉल्यूम V है, ये V/2। मैंने अभी समझाया था कि दो टाइप के ग्राफ बेटा होते हैं, एक होता है कंप्रेशन वाला और एक एक्सपेंशन वाला। अब आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखो एक ग्राफ ये बना हुआ, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, और एक कैसा बना है, सीधा बना हुआ। अब देखिए यहाँ 3 ग्राफ बने हुए हैं, कुछ ऐसा, एक पहला ग्राफ बना, दूसरा बना, तीसरा। हमें पता करना है कि किसके लिए सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, आपको याद आ रहा होगा, 2 ग्राफ हमने बताए थे, एक कंप्रेशन का और एक एक्सपेंशन का। क्लियर। अब देखो ये कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम पहले कितना था, V था, उसको दबा के कितना कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया। ऐसे केस में जो ऊपर शिफ्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक। याद आ गया होगा, इसको बेटा क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। उसके नीचे जो बनता है वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, आइसोकोरिक। और जो सीधा ग्राफ होता है, आपको मालूम है, इसको आप क्या कहेंगे, तो आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। अब वर्कडन देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, वर्कडन किसका ज़्यादा होगा, तो मैंने अभी बताया था जिसका एरिया ग्रेटर होगा उसका वर्कडन ज़्यादा होगा। तो देखो बहुत आराम से, इसका बेटा एरिया कितना होगा, इतना ही होगा एरिया। तो आपको मालूम हो गया कि आइसोबारिक प्रोसेस का एरिया कम होगा। उससे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। आइसोकोरिक का सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो कहोगे एडियाबेटिक का होगा। क्लियर। तो वर्कडन मैक्सिमम पूछा गया है कि वर्कडन मैक्सिमम किसका होगा, तो आप कहोगे सर एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय अ सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी हम लोगों ने एक बात की थी एडियाबेटिक प्रोसेस में कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब ना तो वो एब्जॉर्ब करे ना ही रिलीज करे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन दोबारा देखिए क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब, देखो यहाँ पर अंडरलाइन करो, नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड। जब भी ये वर्ड मिले समझ जाइए कौन सा आंसर होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आंसर कौन सा बेटा होगा, एडियाबेटिक। तो इसका आंसर तो कंफर्म हो गया होगा आपको कि ऑप्शन क्या है आंसर, इसका ऑप्शन बेटा कौन सा होगा, सेकंड, और वो भी एडियाबेटिक। क्या दिया गया है, देखिए ग्राफ में क्वेश्चन बना हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन आर शोन इन द फिगर। ठीक है, ए बी जो बताया गया, इसमें ग्राफ बना है, ए बी जो बताया गया आइसोथर्मल प्रोसेस में है, और जो ए सी है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। मैं ग्राफ बना देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाए। देखिए क्वेश्चन में सब मेंशन भी है, आपको सोचना भी नहीं था इसमें। देखो यहाँ P दिया था बेटा, V दिया था। अब मैं बना देता हूँ, देखो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किसको नाम दिया गया, AB को। बेटा ये जो AB है वो आइसोथर्मल है, आपको पता भी है, इसका स्लोप कम है, इसे क्या नाम दोगे, आइसोथर्मल। और ये जो AC है उसको क्या कहोगे, एडियाबेटिक, ये आपको पता भी है, दिया भी है क्वेश्चन में।
पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट। ये अंडरलाइन कर लेना वरना गड़बड़ हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा गया। पहले ऑप्शन देखो क्या बताया गया, देखिए डेल्टा एस एंट्रोपी जो है आइसोथर्मल की ग्रेटर होगी किससे, एडियाबेटिक की, सही जवाब है। दूसरा कहा गया जो टी और टीबी है, देखो यहाँ पर ये ग्राफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये इसका अगर टेम्परेचर टी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे पॉइंट सबके टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे। सेम मतलब कांस्टेंट। लेकिन अगर दूसरा ग्राफ में बनाता हूं तो कंफर्म है कि ये अगर T1 है बेटा तो ये क्या होगा, T2। मतलब ये अलग अलग ग्राफ के टेम्परेचर तो अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही ग्राफ में अगर बात कही जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, सेम। मतलब कहने का मतलब T और ये जो TA है, देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, TA है उसका टेम्परेचर और TB का टेम्परेचर बेटा क्या होगा, सेम। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि ग्राफ जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट होगा, कैसे ऊपर, तो टेम्परेचर ऊपर वाले का ज़्यादा होगा और नीचे वाले का कम। अगर मैं यहाँ बात करूँ TC और TB में क्या टेम्परेचर सेम होगा, कहोगे नहीं सर ये तो अलग अलग ग्राफ हैं, टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता। तो मैं पूछूं किसका ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे जो ग्राफ ऊपर होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्लियर है कि TC से बड़ा कौन होगा, TB होगा। और ऑप्शन में आप देखिए जो ऑप्शन दिखाया गया है, चौथा ऑप्शन बताया गया है, चौथे ऑप्शन में ये बताया गया है कि जो TC है वो ग्रेटर है किससे, TB से। ये पॉसिबल नहीं है, यही रॉन्ग है, नॉट करेक्ट। ठीक है, एक ऑप्शन और वो भी चेक कर लो। दूसरा ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में ये बताया गया कि W जो है वो आइसोथर्मल का ग्रेटर होगा किससे, एडियाबेटिक से। तो आपको कंफर्म है, ये भी हमने बताया था कि अगर हम इसका एरिया देखें तो ऊपर वाले का एरिया बेटा ज़्यादा होगा। देखो कंफर्म कर लो, देखो समझ लो। अगर हम इसकी बात करें तो एरिया इतना होगा एडियाबेटिक का, अगर आइसोथर्मल का पूछोगे तो एरिया और बढ़ जाएगा। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रॉन्ग क्या था, TC ग्रेटर नहीं हो सकता है क्योंकि TC बड़ा कौन होगा, TB। इसलिए करेक्ट आंसर होगा कौन सा, फोर्थ, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था। क्या पूछा गया था बेटा, नॉट करेक्ट, इसलिए आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV इक्वल टू गामा इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाई। मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। CP/CV इक्वल टू गामा दिया है तो पूछा गया है कि इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में क्या लिखोगे। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि गामा को मैं क्या लिख सकता हूं। तो आप पहला ऑप्शन तो लिख सकते हो F/2/F। अब उन्होंने n के फॉर्म में दिया तो मैं n के फॉर्म में लिख देता हूं। पहला लिख सकते हो बेटा n+2/F और दूसरा आप लिख सकते हो 1+2/n। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला ही पूछ लिया, ये भी क्वेश्चन आया है, नीट का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half। then अभी ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कहा गया था कि दो प्रोसेस हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आप क्या करते हो कि उसको कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, कंप्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम को हाफ कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में एडियाबेटिक प्रोसेस ग्राफ में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आइसोथर्मल प्रोसेस ग्राफ में कहाँ आएगा, नीचे। जो ग्राफ में ऊपर शिफ्ट होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा और जो ग्राफ में नीचे शिफ्ट होगा उसका एरिया कम। तो देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, समझिएगा। कहा गया कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर्ड मोर वर्क डन टू बी डन। गलत है, क्योंकि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा कहाँ होगा, नीचे, तो ये मोर वर्क डन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो क्या कहा गया, कंप्रेसिंग द गैस एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर टू बी डन। हाँ, ये सही जवाब है कि अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन द राइट आंसर। अगला भी चेक कर लेते हैं, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली आर एडियाबेटिकली विल रिक्वायर टू सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन। बिल्कुल गलत, सेम अमाउंट तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल चुका है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस अंडर गोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन PV⁻³ इक्वल टू कॉन्स्टेंट द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखिए क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप समझ गए होंगे। पॉलीट्रॉपिक है, कौन सा बेटा, पॉलीट्रॉपिक।
याद आ रहा होगा कि मैंने कुछ पावर लिखी थी पॉलीट्रॉपिक के केस की, ठीक है, मैंने बताया था, दोबारा मैं बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। 0 भी हो सकता था, इनफाइनाइट बेटा हो सकता था, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती थी, एन की वैल्यू गामा हो सकती थी। अगर 0 होगा तो आपको पता हो गया कि इस केस में बेटा पी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो आइसोबारिक होगा। इनफाइनाइट अगर हो गया तो इसमें वी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। 1 ले लोगे तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और गामा लोगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। क्लियर? सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। पॉलीट्रॉपिक के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या बताया था बेटा, Cp = Cv और प्लस आपको याद आ रहा होगा R/1 - N, ठीक है। इसको ही हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। अब आपको याद होगा सीवी में कैसे निकालूंगा, यही कैसे निकालूंगा तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या मेंशन है, कौन सी गैस है उसको देख लो। मोनोटॉमिक गैस, मैंने अभी बताया था। मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या लिखेंगे तो आपको सर 3/2R लिखोगे और बाकी यहाँ पर वैल्यू रख देते। एन क्या है, जो ये पावर में दिया होता है वही एन होगा, तो ये 3 रखेंगे। देखो आंसर आ चुका 3/2 और ये -R/2 बचेगा। क्लियर? तो ये 2 में से 1 निकले, 3 में से 1 निकलेगा, 2R/2 बचेगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब R आ गया। तो हीट कैपेसिटी जो निकल के आई वो कितनी आई? R। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है 2R के, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है R के, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 3/2R के और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 5/2। तो आपको ऑप्शन मिल गया। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा, इस पे जा सकता है क्वेश्चन, नीट 2023। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, अच्छे तरीके से, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आज हमने रिवीजन किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे, थर्मोडायनेमिक लॉ। क्या लेकर आएंगे? थर्मोडायनेमिक लॉ, जिसमें हम ये चर्चा करने वाले हैं कि डेल्टा U = Q - W कैसे सॉल्व करेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे से। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इंटरनल एनर्जी का आता है। किसका आता है? इंटरनल एनर्जी। आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी के बारे में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इंटरनल एनर्जी, फिर हीट और वर्क डन की, इसी एक ही वीडियो में सारी बातें होंगी। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे या रिवीजन करेंगे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। आप पूरा देखा करें अच्छे से और लाइक भी किया करें, है ना, क्योंकि लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और आगे हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको लेकर आएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कर लें, हीट का पूरा। उसके बाद आपको मालूम है थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग रेडिएशन की बात करेंगे, जिसमें न्यूटन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ और बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका रिवीजन अच्छे से करते रहें और आगे की तरफ बढ़ें।